Welcome everyone, this is Sir Wasim with another lectures. Today's topic of discussion is past paper. So this is paper October-November 2021, paper 2, variant 22. We have 2 hours 30 minutes to solve this paper, and this paper contains 10 questions. This is part 1. इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 और 3 पार्ट में हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ओके, और अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो है आपकी उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। ओके, सो दिस पेपर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह अच्छी है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, 100 मार्क्स होते हैं और आपके पास जैसे मैं बताया 2 आवर 30 मिनट्स होते हैं। इसका P1 मैं पहले अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ जाकर भी उसको देखकर कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ जैस्मीन बाइज अ फैमिली हॉलीडे टू इंडिया। हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। ओके, जैस्मीन की इंडिया की विज़िट है और वो कुछ ना कुछ उसकी जो है कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पर। फ़्लाइट कॉस्ट जो है $700 है एंड होटल की जो कॉस्ट है वो 1550 है और टोटल कॉस्ट इज़ गिवन विच इज़ 2250। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज़ इन अक्टूबर जैस्मीन पेज अ डिपॉजिट ऑफ 12% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का वो 12% जो है जैस्मीन जो है वो आपको कब देती है, अक्टूबर में वो पे कर देती है। शी पेज़ द रेस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इन डिसम्बर, और बाकी जो पैसे हैं वो दिसंबर में पे करती है। कैलकुलेट द अमाउंट शी पेज़ इन डिसम्बर। तो देखिए उसने पूछा कि दिसंबर में कितना है, यानी कि रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो दिसंबर में पे करती है। तो फर्स्ट फाइंड कि वो 12% ऑफ टोटल कॉस्ट जो है वो अक्टूबर में जो देती है पे करती है वो कितना है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं 12% ऑफ टोटल कॉस्ट विच इज़ 2250। okay, now 12% is equals to divided by 100 multiply by 2250। देखिए किसी भी अमाउंट के जब जितना भी परसेंट निकालना हो तो हम उस परसेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट सिंपल तरीका यही है कि अगर आपको मैं बोलता हूँ भाई 100 का आप 10% बताइए कितना होगा, तो आप 10 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, सिंपल। और आप जो कट करेंगे तो आपके पास आपके पास आ जाएगा 10%। तो हम जस्ट क्या करते हैं यहाँ पर हम 2250 का 12% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल और इसे 0 1 कैंसिल कर दिया हमने, और कैलकुलेटर अलाउड है हमारे पास। जब हम इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 270। तो मेरे पास क्या आ जाएगा $270। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वो अमाउंट है जो उसने अक्टूबर में पे किया है। कितना, 12% ऑफ टोटल कॉस्ट का। बट हमने जो है दिसंबर का बताना है, कैलकुलेट द अमाउंट शी पेज इन दिसंबर। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जस्ट टोटल अमाउंट में से हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो अमाउंट जो इसने अक्टूबर में पे कर दिया है। तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1980। दिस इज़ द अमाउंट जो उसने दिसंबर में पे करना है। दिस इज़ डन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट रेशियो कॉस्ट ऑफ होटल, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ये कह रहा है कि भाई रेशियो निकाल के बताइए, किसका रेशियो निकालिए, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट एंड कॉस्ट ऑफ द होटल। तो हम एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट को जल्दी से ऊपर लिख लेते हैं विच इज़ 700 एंड कॉस्ट ऑफ डॉलर और होटल जो है 1550। इसको रिड्यूस करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 14:31 विच इज़ 14 डिवाइडेड बाय 31, और हम यहाँ लिख देंगे 14:31। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। जैस्मीन changes $350 into rupees। ओके, तो जैस्मीन हैज़ $350 जो उसने चेंज करना है रुपीज़ में। ना हमें एक्सचेंज रेट गिवन है, द एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल्स टू 71.6 रुपीज़। ऑन हॉलीडे शी स्पेंड्स 19500 रुपीज़।
ओके उसने स्पेंड कितना कर दिया 19500 रुपीज़। शी चेंजेस द रेस्ट बैक इन डॉलर एट द सेम एक्सचेंज रेट, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है उसने दोबारा उसको रुपीज़ से कन्वर्ट कर दिया डॉलर के अंदर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी शी रिसीव्स, पहले तो हमने ये बताना है कितने उसको अमाउंट ऑफ मनी मिलती है जो उसको वापस जो बचती है उसके पास। गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर सेंट्स, हमने क्या करना है नियरेस्ट सेंट्स से उसको करना है करेक्ट टू करना है, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं भाई इसके पास जो डॉलर थे वो रुपीज़ में कितने थे। तो देखिए उसके पास कितने डॉलर थे, 350 डॉलर जो उसके पास थे। अब हमें मालूम है कि भाई $1 जो है वो इज इक्वल्स टू है 71.6 रुपीज़ के, ठीक है। अब हमने क्या करना है $350 चेक कर लेंगे कितने रुपीज़ आएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो $350 इज इक्वल्स टू 71.6 मल्टीप्लाई बाय 350। जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो हमारे पास रुपीज़ में आ जाएगा। तो रुपीज़ में हमारे पास आ जाएगा 25060, सो इट विल बी 25060 रुपीज़। तो ये हमारे पास रुपीज़ में आ गया। ओके इतना अमाउंट जो है इसके पास इन रुपीज़ मौजूद है। अब वो क्या करती है, वो इतने अमाउंट को खर्च कर देती है। कितना खर्च कर देती है 1950। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगा, अमाउंट लेफ़्ट जो आ जाएगा उसके पास, अमाउंट लेफ़्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25060 माइनस 19500। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5560। सो इट विल बी 5560 रुपीज़। ओके जब उसने सारे पैसे खर्च करने के बाद जो उसका रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है इन रुपीज़ विच इज़ 5560, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर, क्योंकि उसने बोला है अपने डॉलर में बताना हमने, क्योंकि नियरेस्ट सेंट्स की बात कर रहा है वो। तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें मालूम है कि अगेन वही जो रेट आपको गिवन है कि $1 इज इक्वल्स टू 71.6 रुपीज़, राइट। तो हम एक काम कर लेते हैं कि 5560 रुपीज़ इज इक्वल्स टू हो जाएगी, डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आएगा वो रुपीज़ से कम आएगा क्वांटिटी बेस में। अगर हम क्वांटिटी वाइज देखते हैं तो वी नीड टू डिवाइड 5560 बाय 71.6, सो वी विल गेट आंसर विच इज़ $77.65। सो वी हैव आंसर विच इज़ 77.65. So answer is $77.65 she left. Okay. Next part. The table shows the number of tourists and the total tourist spending for some countries in 2016. ओके 2016 के कुछ हमें टूरिस्ट और उनकी जो स्पेंडिंग मनीज़ है वो गिवन है। चाइना की गिवन है, इंडिया, कीनिया एंड मेडागास्कर के गिवन है, इन सारे के हमें गिवन है। ओके कैलकुलेट हाउ मैनी मोर टूरिस्ट विजिटेड इंडिया दैन कीनिया 2016। हमने ये चेक करना है कि बताइए कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं विजिटेड इंडिया, इंडिया में कितने लोगों ने ज़्यादा किया है कीनिया के लिहाज से। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया और कीनिया को फोकस करना है। लेट्स सी कि क्या हमने करना है। देखिए नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, तो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट की हमने बात करनी है, यानी कि नंबर ऑफ़ टूरिस्ट इंडिया के इतने हैं और कीनिया के इतने हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है, देखिए अगर आपको ये बताना हो कि कितने मोर, तो इट मीन्स आपने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इंडिया के टूरिस्ट ज़्यादा हैं तो हमने इंडिया की टूरिस्ट में से यानी विच इज़ 1.46 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास जो है कितना आ रहा है 1.33
इंटू 10⁻7, 1.33 इंटू 10⁻7। देखिए मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये P2 से है, तो P2 में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसकी बेसिक्स देखें। और अगर बेसिक चाहते हैं आप तो मैं एक दफ़ा करके बता देता हूँ। देखिए डिवाइड के सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमें क्या करना पड़ता है, इनकी 10 सेम करने पड़ते हैं। यानी कि ये अगर पावर 6 है और एक पावर 7 है, तो हम दोनों की बेस ये 10⁻6 कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, तो हमारे पास ये 14.6 इंटू 10⁻6 हम लिख सकते हैं इसको, माइनस ये सेम रहेगा कि ये तो ऑलरेडी आपके पास 10⁻6 में कन्वर्टेड है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट हम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 10⁻6 कॉमन निकालेंगे। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा आपके पास 13.3 इंटू 10⁻6। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, हमारे पास ये जो नंबर होता है ये 1 मतलब डेसिमल एक नंबर के बाद मुझे 13 नहीं 1.3 लिख सकते हैं। तो हम इसको जब 1.33 में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10⁻7 कर देंगे, क्योंकि एक 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट इन चाइना इन 2016। हमने एवरेज अमाउंट निकालना है जो एक टूरिस्ट ने चाइना में 2016 में स्पेंड किया है। गिव द आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। तो हम जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर अपॉन टोटल वैल्यूज़। तो देखिए हमारे पास जो है हमने एवरेज निकालना है किसका, अमाउंट का, तो हम टोटल अमाउंट ऊपर लिख देते हैं। टोटल अमाउंट कितना है भाई, ये रहा अमाउंट, और किस कंट्री का, चाइना का देखना है। तो चाइना में टोटल अमाउंट जो हमारे पास लिखा हुआ है 4.44, तो हम लिख देंगे 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। एंड नंबर ऑफ टोटल टूरिस्ट कितने हैं उस साल यानी 2016 में, विच इज़ 5.93 इंटू 10⁻7। नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ लिखे हुए ये रहे। हमने जब इसको डिवाइड करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वही इंडिसेस में डिवीजन रूल देख लेंगे। तो अब जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर हमारे पास आ रहा है कितना, $749। तो ये आ रहा है मेरे पास $749। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 749, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम 2014 टू 2016 द कॉस्ट अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर इंक्रीज्ड बाय 23.5%। तो देखिए ये कह रहा है 2014 से 2016 में जो मेडागास्कर में अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीज़ हुआ है। देखिए इसने बात की है कि कितना, 23.5%। कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर 2014। देखिए ये सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 2014 और इसके बाद आगे जाकर आया है 2016, ठीक है। सो 2014 में जो भी इसके पास पैसे थे वो कितने इंक्रीज़ हो गए हैं, वो इंक्रीज़ हो गए हैं, स्पेंडिंग मनी जो थे वो 23.5% ज़्यादा इसने स्पेंड कर दिए। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जब 2014 में इसके पास जितना भी अमाउंट इंक्रीज़ था, यानी जो इसने स्पेंड किया था वो 100% था। तो जब ये इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ 2016 में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 23.5 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इट विल बी 23.5%। ओके, बात समझ में आई। जब भी इंक्रीज़ बोलेगा तो 100 में हम क्या करेंगे, उतने अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ बोलेगा तो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब हम लेट्स सपोज हमें 2014 के निकालना है कि इसने कितनी स्पेंडिंग मनी थी। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो x थी और 2014 में 2016 की अमाउंट मुझे गिवन है जो टेबल में है, अगर हम देखेंगे तो वो अमाउंट कितनी है, उसने कितनी स्पेंड की है, वो आपके पास नज़र आ रहा है 9.13 इन 10⁻5। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 9.13 इंटू 10⁻5, ठीक है।
ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है। हम जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, तो हम लिख देंगे कि दिस मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई बाय 123.5 इज इक्वस टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9.13 इंटू 10 टू द पावर 5। नाउ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9.13 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 123.5। कैलकुलेटर निकालें, जल्दी से सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आई थिंक आ रहा है 73900। सो 73900, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 73900, यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि x इज़ इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7.39 into 10 to the power 5. So answer will be 7.39 into 10 to the power 5. So 2014 में जो इसने स्पेंड की थी अमाउंट वो 7.39 into 10 to the power 5 स्पेंड की थी, और 2016 में जब 23% इंक्रीज़ हो गया तो उसकी अमाउंट कितनी बन रही थी, जो टेबल में हमें गिवन थी 9.13 into 10 to the power 5। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो this question number 1 part 3, I think question number 1 is done. Okay, this is question number 2 part 1. A pie chart summarize the ages of people at a science fair. Okay, एक पाई चार्ट हमें गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। 90% अंडर 16 है, और 144% डिग्री जो है 16 to 20 है। इसे 72 डिग्री जो है 20 to 30 है, और ओवर 30 जो है ये आपको 54 डिग्री आपको दिया हुआ है कि साइंस फेयर में इतने लोग आपके पास एज वाइज जो जा रहे हैं। ओके, राइट डाउन द मॉडल क्लास। हमने मॉडल क्लास निकालनी है, तो देखिए मॉड क्या होता है, जहाँ पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ रही हो या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ रही हो। तो याद रखिए जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ पीपल भी उसी में सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर हम देखते हैं 144, तो 144 लार्जेस्ट एंगल है, तो 144 में नंबर ऑफ़ पीपल भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो हम मॉडल क्लास लिख देंगे विच इज़ 16 to 20। दिस इज़ डन। ओके, नाउ पार्ट 2, देर आर 90 पीपल एज ओवर 30 एट द साइंस फेयर। ओके, अब हमें कह दिया इसने कि 30 के एज जो ओवर 30 के जो लोग जो हैं वो कितने पीपल है, नंबर ऑफ 90 गिवन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पीपल एज 16 to 20। ओके, 16 to 20 मतलब इस सेक्शन में जिसका एंगल आपके पास 144 गिवन है, तो 144 के एंगल में हमने नंबर ऑफ़ पीपल फाइंड करने। तो याद रखिए, देखिए जब भी आप पाई चार्ट यूज़ करते हो तो एक रिलेशन बड़ा आसान सा हो जाता है कि आपके पास एंगल अपॉन, अगर हम यूज़ कर लें एंगल अपॉन टोटल एंगल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें और याद रख लें, मेमोराइज कर लें, तो हमें बड़ा आसानी हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में। तो ओके, हमने फाइंड किया करना नंबर ऑफ़ पीपल यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या हमें टोटल फ्रीक्वेंसी पता है? नहीं पता, लेकिन एंगल की फ्रीक्वेंसी टोटल पता है ना। तो देखिए एंगल हमें कितना गिवन है, देखिए हमारा जो रिलेशन बन रहा है ये 30 डिग्री वाला एंगल पर आ रहा है। जब आपके पास क्या है 30 डिग्री ओवर 30 पीपल है, तो ओवर 30 पीपल का एंगल 54 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 54 का रिलेशन बना रहा हूँ। दूसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है 144 का, तो अपॉन 144 यानी कि स्मॉलर एंगल डिवाइडेड बाय ग्रेटर एंगल विच विल बी इक्वल्स टू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 30 की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यस इट इज़ गिवन विच इज़ 90। मैं यहाँ लिख दूंगा 90 डिवाइडेड बाय, मुझे 144 की फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, मैं उसको x सपोज कर लूँगा विच इज़ x। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और x फाइंड कर लेते हैं, तो x विल बी
90 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 54। जैसे फर्दर सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। आंसर इज़ आई थिंक 240। तो दिस इज़ 240 पीपल जो आपके पास क्या है 16 to 20 में आ रहे हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कैलकुलेटर को ज़रूर अपने पास रखें ताकि साथ साथ उसको कर लिया करें। और मैं तो कहता हूँ आप कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठा करें ताकि पहले देखते रहें और ख़ुद सॉल्व भी करें, क्योंकि सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चल जाते हैं जो हम सिर्फ देखने से हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ओके, नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट इज 250 स्टूडेंट्स एंटर्ड अ साइंस कंपटीशन। द टेबल समराइज देयर स्कोर्स। अब आपके पास एक टेबल स्कोर्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। दिस इज स्कोर, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें एक ग्रुप डाटा गिवन है। ठीक है जी, तो अब हम एक काम कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। देखिए हिस्टोग्राम के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम होता है। तो फर्स्ट मेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉलम। तो इसमें हमें यहाँ पर कहीं भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉलम नहीं गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम यहाँ पर इसके साथ बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर कॉलम विच रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो मैं इसको ज़रा सा सही कर लेता हूँ, frequency density. Okay, what is the formula of frequency density? Listen, frequency density is equals to frequency divided by class width. अगर मेरे पास क्लास विड्थ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं इन दोनों का डिवाइड कर लूँगा, मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। तो हमें एक क्लास विड्थ का कॉलम भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ऊपर छोटा सा कॉलम को जनरेट कर लेता हूँ, एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूँ कि क्लास विड्थ कितनी है मेरे पास। लेट्स सी, क्लास विड्थ आप अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, इट मीन्स क्लास विड्थ निकालने के लिए 40 माइनस 0 करूँगा तो मेरे पास क्लास विड्थ आ जाएगी 40। फॉर दिस क्लास विड्थ मैं क्या करूँगा, 60 माइनस 40 करूँगा तो मेरे पास 20 क्लास विड्थ आ जाएगी। फॉर दिस 70 माइनस 60 करूँगा तो मेरे पास 10 क्लास विड्थ आ जाएगी। इसी तरह 80 माइनस 70 अगेन 10 क्लास विड्थ आ जाएगी। और यहाँ पर मैं जब 100 माइनस 80 करूँगा तो 20 क्लास विड्थ आ जाएगी। अब मैं जस्ट फ्रीक्वेंसी भी मुझे मालूम है और क्लास विड्थ भी मालूम है। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। मैं जल्दी जल्दी से डिवाइड करते जाता हूँ ताकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मुझे पता चल जाए क्या आ रही है। तो फर्स्ट मैं 36 डिवाइड बाई 40 करूँगा। जब मैं 36 डिवाइडेड बाय 40 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू इज़ 0.9। ओके, नाउ 48 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 22.4। ओके, 64 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 6.4। 60 डिवाइड बाय 10 इज़ 6। Now 42 divided by 20 is 2.1. 2.1। ओके, मैं डबल चेक कर लूँ कि मैंने सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। ओके, मैंने ड्रॉ कर लिए। अब हम ज़रा सा इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए फर्स्ट हमें क्लास जो नज़र आ रही है इंटरवल की वो 0 to 40 है और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.9 आ रही है। ठीक है, तो हम 0.9 पर 0 to 40 पे 0.9 हम चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ 0, ठीक है, दिस इज़ 40। तो यहाँ से हम 0.9 मेरे पास ये आ रही है 0.9, सॉरी 0.9 इज़ 1 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.2। ओके, सो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 0.9 इसके बीच में, आई थिंक बीच में इसके। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, तो दिस इज़ योर
फर्स्ट हिस्टोग्राम, ठीक है। ओके, तो सेकंड, अब आपके पास जो 40 to 60 है 2.4 है, सो 40 to 60 2.4, दिस इज 2, 2.2, 2.4, ओके। तो यहाँ 2.4 आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ यहाँ तक, और दिस इज 40 to 60, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 60 to 70, 60 to 70 है, और कहाँ तक है 6.4 तक, तो मैं 6.4 तक जाता हूँ, दिस इज 6, 6.1, 6 और 2, 6.4, ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स, सो 2 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 6.4 पर आ जाएगा, तो मैं इसको भी यहाँ पर आपके पास बना देता हूँ। ओके, नेक्स्ट ये वाली जो हमारे पास है 70 to 80 मुझे गिवन है, जो ड्रॉ भी ऑलरेडी। नाउ लास्ट 80 to 100 इज 2.1, सो 2.1 इज दिस इज 2, दिस इज 2.1, 2.2 के बीच में, तो इसके बीच में एक ब्लॉक में आएगी हमारे पास, और ये हमारे पास 100 तक आ रही है, आई थिंक 80 to 100, सो ये हमारे पास आ गया 80 to 100। सो दिस इज़ डन, हमने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह ड्रॉ करना है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या है, और हमने क्या क्या चीज़ें कैसे फाइंड करनी है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 2 इज स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 75 और मोर आर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन, ओके। तो 75 से मोर और 75 तक जिन लोगों ने स्कोर किया है उनको डिस्टिंक्शन मिल रही है। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ 250 स्टूडेंट्स हु वर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन। अब देखिए हमने क्या करना, एस्टिमेट करना है 250 स्टूडेंट का परसेंटेज एस्टिमेट करना है जिनको हम क्या डिस्टिंक्शन दी गई है। तो कंडीशन उसने दे दी है कि 75 और मोर स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास डिस्टिंक्शन के लिए दिए जा रहे हैं, ओके। तो 75, देखिए हमने 75 से ज़्यादा के बच्चों को देखना है, 75 से मोर को। तो अगर हम देखते हैं कि 75 से 80, लिसन, दिस इज 70 से लेकर मोर तक ये सारे स्टूडेंट हैं, 70 से ग्रेटर वाले, 75 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों को फाइंड कर लेंगे कितने हैं। तो देखिए अब मुझे एक बात बताइए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किया हुआ है 70 से 80 तक में, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 से लेकर 100 तक में, वो 42 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमने यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब एक बात याद रखिएगा, ये 70 से स्टार्ट हो रहा है, और हमसे जो डिमांड क्वेश्चन की वो 75 से मांग रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, 70 से लेकर 80 के मिड में आता है 75। इट मीन्स हाफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो टोटल जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 75 से जो होंगे हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30 स्टूडेंट। तो 30 वो स्टूडेंट हैं जो मोर देन 75 नंबर्स पर है, ठीक है, 75 स्कोर्स पर है। तो अब हमने क्या करना है, इस 30 को काउंट करना है, 60 काउंट नहीं करना है। तो हम यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो इस रीजन में कितने, 70 से 80 तक मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, प्लस और 80 से लेकर 100 तक कितने, 42 स्टूडेंट्स हैं। सो मैंने इनको लिख लिया। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने बन जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं 72 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये 72 स्टूडेंट्स वो हैं आउट ऑफ 250 जिन्होंने डिस्टिंक्शन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सॉरी, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, टोटल कितने हैं 250 स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
तो अब हमारे पास जो आ जाएगी वो परसेंटेज आ जाएगी। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, परसेंटेज हमारे पास कितनी आती है 28.8%। तो 28.8% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोग को। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ओ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन। तो आज के जो मैंने लेक्चर में यही डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गए। फिर हम पार्ट 2, पार्ट 3 और अगले पार्ट्स में इंशाल्लाह ताला इनके बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी आइडिया होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।